पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से खगोलीय पिंड हैं। खगोलीय पिंड कौन सा है दोस्तों? खगोलीय पिंड किसे कहते हैं सबसे पहले ये समझते हैं, फिर इसका एग्जांपल देखेंगे। खगोलीय पिंड जो कि आप देखते हैं कि वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन भी दिया है कि वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। तो रात के समय क्या क्या चमकती है देख सकते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड, ये सभी आप वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं? बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं। ये गैस के बने होते हैं, ये गैस के बने होते हैं और इनके पास क्या होती है? अपनी उष्मा और प्रकाश होता है। इसके पास अपनी उष्मा और प्रकाश होता है जिसको वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तो सूर्य भी एक आपका तारा ही है, सूर्य भी आपका एक तारा ही है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि किन खगोलीय पिंडों को तारा कहेंगे? तो जिनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश होगा उसे खगोलीय पिंड कहेंगे। तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है? तो उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय, जब रात के समय आसमान में देखते हैं तो देखते समय तारों का विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई आकृतियां आपको दिखाई देती है। इसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या फिर बिग बियर का संबंध किससे है? बिग बियर नक्षत्र मंडल से संबंधित है। अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध नक्षत्र मंडल से है। अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि, सप्तऋषि से क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 7 तारों का समूह है, 7 तारों का समूह है और ये आपका ध्रुव तारा के आसपास से देखने को मिलेगा, है ना। और इसे बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल भी ये है। और ये बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर के भाग है, अर्सा मेजर का ये भाग है। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? किन खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं? तो जिनके पास अपनी उष्मा प्रकाश नहीं होता है, जिनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं होता है एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंड में क्या होता है कि अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लैनेट। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई, प्लेनेटाई से बना है प्लेनेट, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। परिभ्रमक का अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पृथ्वी भी एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ण प्रकाश और उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह और आकार से तीसरा बड़ा ग्रह है। ये गलत है। पहला स्टेटमेंट ही आपका सत्य है, दूसरा गलत है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जब चंद्रमा से देखेंगे तो ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य के दूरी के अकॉर्डिंग पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी आकार में पांचवा है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रह का सही क्रम चुनिए। तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रह का सही क्रम हो जाएगा, पहले होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये क्रम आपका सही है। सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रह का सही क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस को अरुण कहते हैं और नेपच्यून को वरुण कहते हैं। नीचे दिए गए ग्रह में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? आंतरिक ग्रह पूछा गया है। तो आप एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है, एस्ट्रॉइड बेल्ट के जो अंदर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंतरिक ग्रह, और जो इधर होगा वो बाह्य ग्रह होगा। इसको याद करने का सबसे आसान बात है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि कौन कौन अंदर में होगा। तो अंदर में आपका हो जाएगा बुध, शुक्र और मंगल। कौन कौन हो जाएगा? बुध, शुक्र और मंगल। तो आंसर आप कर सकते हैं बुध, शुक्र और मंगल। आंसर तीन हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वो ग्रह जो सूर्य के नजदीक है एवं चट्टान से बने हैं, सूर्य के नजदीक है और चट्टान के बने हैं, उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है। नीचे दिए गए ग्रह में कौन सा बाह्य ग्रह है? बाह्य ग्रह एस्ट्रॉइड बेल्ट के जो बाहर है आपका वो बाह्य ग्रह है ना, यानी कि सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग जो बहुत दूर है। तो सबसे पहले तो बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति के बाद आपका हो जाएगा शनि, नेपच्यून और यूरेनस, ये सभी आपका हो जाएगा। ये चारों ग्रह आपका बाह्य ग्रह है। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है, बहुत बड़े आकार के भी हैं
और ये गैस और तरल पदार्थ से बने हुए हैं, गैस और तरल पदार्थ से। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। यह स्टेटमेंट आपका सही है। बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रह में सबसे कम है। सही है, बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। ये भी सही है, ये भी सही है। और आर जो है ना आपका, आर ए का सही व्याख्या भी करता है। आंसर ए हो जाएगा। बुध सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है और इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम यानी 88 दिन का होता है। बुध का 88 दिन का। सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। तारों, ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तारा है, ग्रह है, उपग्रह, इसके अलावे भी छोटे छोटे पिंड जो है वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में है। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हुए थे। वैज्ञानिक का कहना है कि जो क्षुद्र ग्रह है वो ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्षों पहले विस्फोट होकर छोटे छोटे ग्रह में वो बट गए थे। हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? तो सबसे दूर पूछा गया है तो नेपच्यून यानी वरुण सबसे दूर है। वरुण सबसे दूर है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह की स्थिति अगर देखेंगे तो सबसे पहले बुध होगा, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हो जाएगा, है ना। वर्ष 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लेता है प्लूटो, सिरस और 2003 यूवी 313 जैसे खगोलीय पिंडों को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाए। प्लूटो, सिरस, 2003 यूवी 313 जैसे खगोलीय पिंडों को बौने ग्रह की श्रेणी में 2006 में रखा गया था। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। दिया है कि पृथ्वी के आकार को भूआब यानी कि जियोड भी कहा जाता है। यह सही है, पृथ्वी के आकार को जीआब यानी कि जियोड कहते हैं। पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ना ए का सही व्याख्या भी करता है। आंसर आपका सही है। पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है और यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति और पृथ्वी के अलावे कहीं है तो वो है मंगल। लेकिन सारी चीज हमारे पृथ्वी पर ही है। पूरे अनुकूल अगर देखा जाए तो हमारा पृथ्वी ही है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ जल वायु की उपस्थिति है जो जीवन के लिए अति आवश्यक है ना। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग का दिखाई देता है। बिल्कुल गलत आपका दिया हुआ है। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। ये भी गलत है, ना तो एक ना तो दो। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ता है। पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ता है, ना कि हरे रंग का, क्योंकि पृथ्वी 2/3 सतह जल से ढकी हुई है और इसीलिए इसे नीला ग्रह भी हम पृथ्वी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि 2/3 भाग तो ये जल से ढकी हुई है। सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? तो सौर मंडल जो है दोस्तों वो ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उल्का पिंड के मिलने से सौर मंडल का निर्माण होता है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं और उसे हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं। सौर परिवार जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। दूसरा है सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का मुख्य स्रोत है। इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट दिया हुआ है? तो 1 और 2 दोनों सही है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है और ये बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य सही है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। इसका खिंचाव बल जो है उसके सौर मंडल से बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का मुख्य स्रोत होता है। सूर्य, हम सूर्य के अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमसे नजदीक होने के बावजूद भी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट का। सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? तो दीर्घवृत्ताकार में। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? कक्षा। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो शुक्र को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं क्योंकि ये आकार, घनत्व और व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है। शुक्र ग्रह।
पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वो भी है शुक्र ही। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति और बुध। बृहस्पति सबसे बड़ा और बुध सबसे छोटा है। हमारे सौरमंडल ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा और बुध सबसे छोटा है। कौन से वो दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रह की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? तो शुरू से दो और अंतिम से मतलब सूर्य के पास से दूसरा ग्रह और अंतिम से दूसरा ग्रह, ये दोनों जो है रहता है, और वो है शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस। जब सूर्य की तरफ से देखेंगे तो सेकेंड ग्रह आपका शुक्र आ जाएगा, और लास्ट से देखेंगे तो दूसरा ग्रह यूरेनस है, पहला छोड़ के दूसरा, और इधर भी पहला छोड़ के दूसरा, बुध शुक्र है ना। तो शुक्र और यूरेनस ये दो ग्रह ऐसे हैं जो कि सौर मंडल में विपरीत परिक्रमण करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह घड़ी के सुई के विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दो ग्रह हैं जो सीधा चक्कर लगाते हैं, बाकी सभी उल्टा लगाते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बृहस्पति शनि यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। बिल्कुल आपका स्टेटमेंट सही है। बृहस्पति शनि यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थ के असंख्य छोटे छोटे पिंडों की पट्टियां हैं। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है, दोनों कथन सत्य है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा यानी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो वो है आपका एक तो बुध और दूसरा है शुक्र। बुध और शुक्र के पास कोई भी चंद्रमा यानी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के पास। नीचे दिए गए ग्रह में सबसे अधिक चंद्रमा यानी प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? तो बृहस्पति के पास। शनि के चंद्रमा की संख्या 62 है, बृहस्पति में 69 है, मंगल के पास 2 है और यूरेनस के पास 27 है। तो सबसे ज्यादा है बृहस्पति के पास। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? उपग्रह उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य का भी परिक्रमा करते हैं, ये सही है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा, ये गलत है, केवल एक ही सही है। उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं। उपग्रह को क्या कहते हैं? सैटेलाइट, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। ये उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ, ये जो ग्रह है अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा करता है, इसीलिए एक सत्य है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो भी है चंद्रमा, जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 भाग है। और यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा नजदीक है, इसलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत दे दिया है। ठीक है, आधा नहीं है बल्कि 1/4 है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो वो थे आपके आर्यभट्ट। खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने को खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोलीय पिंड और उनकी गति के संबंध में जो अध्ययन करते हैं उसे खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, आर्यभट्ट। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। दिया हुआ है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, यह स्टेटमेंट सही है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, सही है। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, ए सही है, बी आर गलत है। देखिएगा जो चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है। चंद्रमा लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। और चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर जो एक चक्कर पूरा करेगा उस समय के बराबर ही होता है ना। और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का इसी कारण एक ही भाग दिखाई देता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये जो है नासा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, जबकि एनसीईआरटी क्लास 6 के पाठ्य पुस्तक के अनुसार 21 जुलाई 1969 दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 जुलाई याद रखिए या फिर 21 जुलाई, जो ऑप्शन रहेगा आप टिक कर सकते हैं। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। दूसरा है खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो लाखों तारों का समूह है को आकाशगंगा कहते हैं। ये स्टेटमेंट देखेंगे तो ये स्टेटमेंट आपका 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन आपका सत्य है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, सही है। खुले आकाश में यानी ओपन स्काई में एक छोर से दूसरे छोर तक जो सफेद कलर की चौड़ी सफेद पट्टी है जो कि चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है,
वो लाखों तारों का एक समूह है और यही समूह आकाशगंगा कहलाता है। आकाशगंगा कहलाता है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का ही एक भाग है। हमारा सौरमंडल प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है कल्पना, और इस प्रकार इस आकाशगंगा का नाम पड़ा है। लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो हमारा आकाशगंगा जिसमें है, जिसमें सूर्य हमारा है, वो है कौन सा? मंदाकिनी है। और मंदाकिनी के ही आसपास आपका कौन सा है? देवयानी भी है। देवयानी भी आकाशगंगा ही है, इसे याद रखिएगा। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि सूर्य कौन से आकाशगंगा में है, तो मंदाकिनी में है, याद रखिएगा। ठीक है। अब दूसरा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है। विषुवत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। विषुवत 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल आपका जो है सही है। विषुवत से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है, ये भी सही है। विषुवत से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं, ये गलत है, ये गलत है। केवल आपका इसमें 1 और 2 ही सही है। विषुवत से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इसे विषुवत से दोनों ध्रुव की ओर अंशों में मापा जाता है। किसमें? अंशों में मापा जाता है। अंश को डिग्री जैसे दर्शाया जाता है, जैसे डिग्री लिखते हैं ना, जैसे ऐसे डिग्री लिखते हैं ना, वैसे इसको अंश बोलते हैं। यहाँ पे ज्योग्राफी में इसको अंश बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। विषुवत से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। विषुवत से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। और विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए यहाँ पे हमारा पृथ्वी जो है वो ऐसा है, हमारा पृथ्वी ऐसा है और इसे 2 भागों में बांटती है विषुवत वृत्त, है ना। ये मकर रेखा भी उसी को बोलते हैं, 2 भागों में बांटती है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश का आकार घट जाता है। विषुवत वृत्त से अगर ध्रुव की ओर जाएंगे तो अक्षांश का आकार क्या होगा? घटेगा। ठीक है। अब देखिएगा नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कर्क रेखा, यहाँ पे बहुत आसानी से आप मिला सकते हैं। कर्क रेखा जो है दोस्तों, कर्क रेखा वो 23.5 डिग्री उत्तर है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण हो जाएगा। उत्तर ध्रुव वृत्त आपका हो जाएगा 66.5 डिग्री उत्तर, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिण, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा विषुवत वृत्त जो है 0 डिग्री और उत्तर ध्रुव जो है 90 डिग्री उत्तर में और दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा और भी हैं। 4 महत्वपूर्ण, एक है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में। विषुवत वृत्त जो है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, और इसे आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त, और इसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नीचे दिए गए युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध है। ये स्टेटमेंट आपका सही है, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध, ये भी सही है। दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध है, ये भी आपका सही दिया हुआ है। तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कहने का मतलब जो कर्क रेखा है और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य जो है एक वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, और इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है, यानी गर्मी होती है, और इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है, और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, यानी मीडियम रहता है। और मीडियम रहता है तो इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। और जहां पे क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। और बहुत ठंड होती है क्योंकि यहाँ सूर्य जो होता है वो क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए यहाँ पे शीत कटिबंध होता है, यानी बहुत ज्यादा ठंड होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश वृत्त कहते हैं। यह स्टेटमेंट आपका सही है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश वृत्त कहते हैं। सभी अक्षांश रेखा का आकार एक समान रहता है, ये गलत है। आंसर केवल एक ही सत्य है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर हो जाते हैं ना, जैसे जैसे विषुवत वृत्त से हम दूर जाते हैं, अक्षांश रेखा का आकार घटता जाता है, और इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है,
तथा विषुवत के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पे दिया है कि अक्षांश को अंशों में मापा जाता है। दो अक्षांशों रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो अक्षांश के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को देशांतरीय यामोत्तर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरीय यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों से कितनी दूरी है। अगर किसी भी जगह की सही स्थिति आपको जानना है, इसे बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना भी आवश्यक है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरीय यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। यामोत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर और ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किलोमीटर होती है। ध्रुव पर 0 किलोमीटर। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रमुख यामोत्तर। किसी भी स्थान का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, मानक समय होता है, वो प्रमुख यामोत्तर के आधार पर तय किया जाता है। देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। मुख्य संख्याओं में तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए और इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं और इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर। और यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार माना जाता है और यहां से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक का गणना करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा यह कथन सत्य है? प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। सही है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री मिलकर पृथ्वी को दो समान भाग पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है और इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू और पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। शॉर्टकट नाम का इस्तेमाल करते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेडलाइन भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथन में कारण पर विचार कीजिए। ग्रीनविच से पूर्व के स्थान का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थान का समय पीछे होता है। यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है और पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। ठीक है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। गलत है। आंसर केवल और केवल एक ही सही है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर। और अतः वो स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होता है। जो पश्चिम में है, जो ग्रीनविच से आगे होता है वो पश्चिम में है और उनका समय पीछे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा। तो पृथ्वी को 1 डिग्री अपने अक्ष पर घूमने में अगर बात करते हैं 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है तो 24 घंटे में अगर 360 डिग्री घूमा तो 1 घंटा में कितना घूमेगा। 360 को 24 से डिवाइड किए 15 डिग्री हो गया। 15 डिग्री। अब पूछा गया है कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 1 घंटा में कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 60 मिनट लगेगा, है ना। 1 घंटा में 60 मिनट लगता है तो 15 डिग्री में घूमने में कितना, क्योंकि 1 घंटा बराबर 15 डिग्री हो गया तो यहाँ पे 15 डिग्री बराबर 60 मिनट आप कर सकते हैं, है ना। तो 1 डिग्री घूमने में समय लगता है। 1 डिग्री घूमने में उसको समय लगेगा 60 को डिवाइड करेंगे 15 से यानी 4 मिनट का समय लगेगा। 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा। तो डायरेक्ट आंसर अगर आप याद रखेंगे तो 1 घंटा 20 मिनट का अंतर लगेगा, लेकिन इसको बनाने में ज्यादा आसानी रहेगा क्योंकि आपको कभी भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब कोई स्थान का ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में जो अंतर होगा, मतलब 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट आपने यहाँ पे निकाला है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आपने यहाँ पे निकाल लिया है ना। इसको आप हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा। तो 1 डिग्री बराबर आपका 4 मिनट हो गया तो 20 डिग्री देशांतर को निकाल सकते हैं। 20 डिग्री को 4 से गुना करेंगे तो 80 मिनट। 80 मिनट मतलब कि 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट ही हो गया, 20 मिनट ही 80 मिनट हो गया ना। तो 1 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। अगर ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे होंगे तो उस स्थान पर दोपहर के 1 बजकर 20 मिनट हो रहा होगा। 1 बजकर 20 मिनट हो रहा होगा।
भारत के किस यामोत्तर यानी देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? भारत का मानक समय माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 82.5 डिग्री पूरब को। भारत के 82.5 डिग्री देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी को, 82.5 डिग्री पूर्वी को। भारत में गुजरात के द्वारिका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है, द्वारिका और असम के डिब्रूगढ़ से। इसीलिए यह आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए, इसीलिए जरूरी था। और भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी यानी 82.5 डिग्री पूर्वी को मानक यामोत्तर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर कुछ स्रोत से इलाहाबाद के नैनी भी बताया गया है, से गुजरती है। ठीक है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? तो 5.5 घंटा, 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय यामोत्तर ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। और यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे तब भारत में शाम 7:30 बजे होंगे। ठीक है। तीसरा चैप्टर है पृथ्वी की गतियां। तीसरा चैप्टर देखिए, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है कि अपने अक्ष पर जो घूमना है उसे घूर्णन कहेंगे। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है, लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसे घूर्णन कहते हैं। और यही 24 घंटा पूरा करती है तो आपका दिन होता है, दिन और रात होता है, घूर्णन के कारण ही होता है ना। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं और इस परिक्रमा को पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। 365 दिन 6 घंटे का। और यही 6 घंटा आपका जो है, जिसको हम लोग 366 दिन बोलते हैं, है ना, ये आपका लीप ईयर में जाके हो जाता है। 366 दिन लीप ईयर में यही 6 घंटा आपका ऐड होता है, तो 6 चौक कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 6 चौक 24 हो जाता है, तो 24 घंटा आपका बन जाता है। तो एक दिन बढ़ जाता है, जो कि फरवरी में हर 4 साल पे आपका लीप ईयर आता है। उसके बाद क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? तो प्रदीप्त वृत्त जो है, ये कहते हैं ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। सभी लोग जानते हैं पृथ्वी के पास खुद का लाइट नहीं है, वो सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी पड़ती है। सूर्य पृथ्वी के आधे भाग पर ही रोशनी पड़ती है। ग्लोब पर यह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। प्रदीप्त वृत्त। निम्नलिखित में कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन ऋतु परिवर्तन का कारण है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। एक वर्ष में सर्दी, गर्मी, वसंत और शरद ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे उत्तर अयनांत कहते हैं। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं, जो कि 21 जून को होती है उत्तर अयनांत, है ना। और ये जो है ध्यान रखिएगा, उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर क्या होता है कि लगातार 6 महीने तक दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है और दक्षिणी भाग में सर्दी का मौसम होता है। और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। दक्षिण अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। दिया है कि दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। बिल्कुल सही है, सेम चीज ही वैसे ही यहाँ पे भी है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, ये भी सही है। दक्षिणी गोलार्ध में छोटे दिन और लंबी रातें वाली ऋतुआं होती है, गलत है। आपका 1 और 2 ही स्टेटमेंट दक्षिणी अयनांत के संदर्भ में सही है। दक्षिणी अयनांत ये 22 दिसंबर को होती है। कब? 22 दिसंबर को। दक्षिणी ध्रुव से सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है।
इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अनांत कहा जाता है। इसीलिए एक और दो सत्य है, तीसरा गलत है। तीसरा इसलिए गलत है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में कौन सा सत्य है? विषुव के संदर्भ में, विषुव इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, सही है। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। तीनों स्टेटमेंट आपका विषुव के बारे में सही है। 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, जिसे विषुव कहते हैं। विषुव किसे कहते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी रहती है। और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है 23 सितंबर को। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होता है, 21 मार्च को ये विपरीत स्थिति हो जाता है। अब है लीप वर्ष, यानी अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन होते हैं, क्योंकि आपका जो प्रतिदिन होता है वो 365 दिन 6 घंटे का होता है, और यही 6 घंटे 366 एक दिन ऐड होता है लीप ईयर में। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरे करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। सुविधा के लिए इसे हम 365 दिन में गिनते हैं, 6 घंटे का समय जोड़ देते हैं और इस प्रकार ये 4 वर्ष में 24 घंटे अर्थात एक दिन का अंतर हो जाता है। और इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, और इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 के बदले 29 दिन होता है, और इस प्रकार हर चौथा वर्ष 366 दिन का होता है, जिसे हम लोग लीप वर्ष कहते हैं, लीप वर्ष। नेक्स्ट चैप्टर है मानचित्र, चौथा चैप्टर मानचित्र। भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? तो जो भौतिक मानचित्र होता है उसमें शामिल किया जाता है आपका पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, सभी को शामिल किया जाता है। देश या राज्यों की सीमा इसमें नहीं शामिल किया जाता है ना। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या ऊंचावाच मानचित्र कहते हैं। ऊंचावाच राज्य, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देश व राज्य तथा उनकी सीमा को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? तो राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। एक पॉलिटिकल होता है, एक फिजिकल होता है। तो जिसमें आपको राज्य, शहर, गांव, देश सभी को बताया जाए उसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है? तो थीमेटिक मानचित्र में जो आता है वो आता है आपका सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र, ये सभी आपके होते हैं थीमेटिक में। कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क, वर्षा, रेलवे, वन उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र, और इस प्रकार को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? थीमेटिक। मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्ध बिंदु कहा जाता है? तो कहा जाता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये चारों को। आंसर डी हो जाएगा। मानचित्र में 4 मुख्य दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम। प्रधान दिग्बिंदु इस चारों को कहा जाता है, प्रधान दिग्बंधु। बीच के 4 दिशा उत्तर, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इन बीच वाले दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि ये देख लीजिए, ये उत्तर हो जाता है, इधर दक्षिण हो जाता है, ये पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको उत्तर पश्चिम कहेंगे, ये बीच वाले जगह को उत्तर पश्चिम कहेंगे, यहाँ पे उत्तर पूर्व कहेंगे, ये दक्षिण पूर्व कहेंगे, इसको दक्षिण पश्चिम कहेंगे, है ना, कोना वाले जगह को। मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? रूढ़ प्रतीक। मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? तो जिन प्रतीक के उपयोग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहमति हो उसे रूढ़ प्रतीक कहते हैं। जिन प्रतीक के उपयोग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहमति हो उसे रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। मानचित्र के 3 घटक हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीक के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है और इनका अध्ययन करना आसान होता है प्रतीक के अकॉर्डिंग। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। मानचित्र का क्या होता है? विश्वव्यापी भाषा होती है। प्रतीक के उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है, इन्हें हम रूढ़ प्रतीक कहते हैं। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे कि भवन हो गया, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। जब ये दिखाना संभव नहीं होता है, इसीलिए वो निश्चित अक्षरों, छायों, रंगों, चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके दर्शाया जाता है, और ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करता है ना। यानी कि किसी भी चीज को बताने के लिए उस चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसके लिए एक प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे प्रतीक आपको बताया गया है, देखिए यहाँ पे साइन दे दिया है ना, ये बता रहा है कि जो आपका इस तरह का लाइन खींचा हुआ है ये इंटरनेशनल बाउंड्री को बताता है, जो इस तरीके का दिया हुआ है वो स्टेट को बताता है, स्टेट बाउंड्री को,
ये आपका जो यहाँ पे दिया हुआ स्क्वायर स्क्वायर वो कैपिटल आपको कंट्री कैपिटल को बताता है। फिर ये जो है आपका रिवर को बताता है। ट्रायंगल जो है आपको माउंटेन पीक को बताता है। तो ये आपका प्रतीक है ना, इस प्रतीक के अकॉर्डिंग जो है दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है। तो जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षेपण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखाचित मानचित्र कहते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है कि एक छोटे चित्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। खाका कहलाता है। तो एक और दो दोनों स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है। देखिएगा कि रेखा चित्र मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, जो कि याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। और दोनों कथन आपका सत्य है। चलिए अगला चैप्टर है 5 नंबर। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को देखिएगा। इसमें क्या आपका दिया हुआ है, जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाएं को सम्मिलित किया जाता है। तो जलमंडल में जल की जो अवस्था होती है उसमें आपका होता है बर्फ, जल और एवं जलवाष्प। क्या होता है, बर्फ होता है, जल होता है और जलवाष्प होता है, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। अर्थात जलमंडल की बात करें तो पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, जैवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल है। तो जैवमंडल में आपका एक तो आ जाए स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, तीनों आ जाएगा जैव परिमंडल में, है ना। पृथ्वी पर वह सीमित क्षेत्र जहां तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, तीनों परिमंडल, उसे हम जैवमंडल कहते हैं। और इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। और यह सबसे महत्वपूर्ण है, पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में परस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, प्रभावित भी करते हैं एक दूसरे को। तो ये तीनों आपका शामिल है इसमें। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर पूछा गया है तो माउंट एवरेस्ट है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। स्थल की ऊंचाइयों को समुद्र तल से मापा जाता है और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, लगभग 8848 मीटर ऊंचा है ना। दूसरा केटू को हिंगाडवी आस्तीन कहते हैं, जो समुद्र तल से 8611 मीटर ऊंचा है। और तीसरा है कंचनजंगा की ऊंचाई जो है वो 8556 मीटर ऊंचा है। कुछ स्रोत में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है और कंचनजंगा 8598 मीटर है। ठीक है, उसके बाद है विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है। तो प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है, जो है मेरियाना गढ़ की गहराई 11022 मीटर है। कुछ स्रोत में 11033 मीटर भी मिलता है। निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीप का आकार के अनुसार सही क्रम कौन से हैं। तो पृथ्वी के महाद्वीप का आकार के अनुसार सबसे बड़ा आपका हो जाएगा एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका है। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, ये आपका हो गया टोटल 5। पृथ्वी के महाद्वीप के आकार के अनुसार क्रम में एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उसके बाद है एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है वो जब एक तो आपका सम्मिलित है इसमें यूराल पर्वत और दूसरा है यूराल नदी। एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना है यूराल नदी और यूराल पर्वत, आंसर सी। यहाँ पे देखेंगे कि यूरोप और एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं, यूरोप और एशिया। यूराल पर्वत और यूराल नदी द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, पर व्यवहारिक रूप से यूरोप और एशिया को दो अलग महाद्वीप ही समझा जाता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया मिला के यूरेशिया कहा जाता है। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुववृत्त तीनों गुजरती है। तो वह है अफ्रीका एशिया के बाद, अफ्रीका जो है एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुववृत्त गुजरती है। विषुववृत्त 0 डिग्री अक्षांश, विषुववृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य यानी बीचों बीच से होकर गुजरती है। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है। तो एशिया को अफ्रीका से अलग करती है उसे कहते हैं स्वेज नहर। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है और ये नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से, और एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। 1869 में इस नहर को जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफी कम हो गई। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं। तो ये पनामा में मिलते हैं। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा देश के पूर्वी सीमा में एक संक्रिय स्थल से जुड़े हुए हैं। संक्रिय स्थल से कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पनामा देश पूर्वी सीमा में एक दूसरे के संक्रिय स्थल से जुड़े हैं, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है।
और यह स्थल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है, अटलांटिक को प्रशांत से अलग करती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, इसके बारे में, दक्षिण अमेरिका के बारे में तो दिया हुआ है कि इस महाद्वीप में पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर। सही नहीं है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली हुई है, एंडीज। सही है। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है, दक्षिण अमेरिका में। बिल्कुल सही है। 2 और 3 आपका सही है। यहाँ पे देखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूरब में अटलांटिक महासागर है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो पूरब में है अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। और इस महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो आंसर 2 और 3 ही सही, पहला गलत है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है और ये चारों तरफ से महासागर तथा समुद्र से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में। अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में से कौन सा सत्य है? तो दिया है कि दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। सही नहीं है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है, ये सही है। जो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ पर अस्थायी मानव का निवास नहीं है ना। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिणी महाद्वीप इसके मध्य में स्थित है। उसके बाद चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, इसीलिए यहाँ का अस्थायी मानव निवास नहीं है, इसलिए दूसरा आपका कथन सत्य है। ये जो आपका देख रहे हैं यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप में अस्थायी मानव निवास इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमेशा मोटी परत से बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए यहाँ पे मानव का निवास नहीं है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है, बहुत सारा शोध केंद्र यहाँ पे स्थित है। भारत की भी शोध संस्थान यहाँ है जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती सभी अंटार्कटिक में स्थित है। आकार के आधार पर महासागर का सही क्रम कौन सा है? तो आकार के आधार पर महासागर सबसे बड़ा प्रशांत है, प्रशांत के बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद आपका दक्षिण महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। आंसर आपका हो जाएगा डी। विशाल जलाशय जो महाद्वीप के द्वारा एक दूसरे से अलग है उसे महासागर कहते हैं। विशाल जलाशय जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं उसे महासागर कहते हैं। आकार की दृष्टि से इनका क्रम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है? दिया है कि ये महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीप में कुल क्षेत्रफल से भरा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये आपका हो जाएगा। उसके बाद यह अन्य महासागर की अपेक्षा अधिक गहरा है, ये भी सही है। यह इस महासागर के एक ओर से एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है तथा दूसरी ओर उत्तर और दक्षिण में अमेरिका महाद्वीप है। वो है आपका कौन सा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के लिए ये कथन दिया हुआ है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है ना। और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त जो है ये इसी में स्थित है, मेरियाना गर्त। नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। दिया है अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रय एवं पतन के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है। स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रय और पतन के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है, सही है। अटलांटिक महासागर तटरेखा सीधी एवं चौड़ी है, ये गलत है। जो अटलांटिक महासागर है आपका आंसर सी हो जाएगा, सी आर गलत है, एक सही है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, दूसरा। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंदुरित यानी कि कटी फटी है। यह अनियमित और दंदुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतन के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है अटलांटिक, व्यापार की दृष्टि से। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापमान कहते हैं, यह आपका सही दिया हुआ है। यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है, ये भी सही है आपका। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से जो है यहाँ पे तापमान में वृद्धि हो रही है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक भी है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और इसे भूमंडलीय तापमान कहते हैं, भूमंडलीय तापमान कहते हैं। अब नीचे दिए गए युगों को सम्मिलित कीजिए, मिलान करना है। प्रशांत महासागर आपका हो जाएगा लगभग वृत्ताकार। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी भाषा के एस आकार के समान है। उसका हिंद महासागर त्रिभुजाकार आकृति के है और आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव के चारों ओर है। आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर बी। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया जो है ऑस्ट्रेलिया एवं उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी वर्णमाला में एस अक्षर के आकार का है, अटलांटिक। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी कि भारत के नाम पर रखा गया, हिंद महासागर का नाम। और ये महासागर लगभग त्रिभुजाकार है।
इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है आर्कटिक महासागर, तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो मंडल के बीच पाया जाता है? तो समताप मंडल और आयन मंडल। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। 5 परतों में। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। आधुनिकतम वैज्ञानिक उपकरण यानी कि रेडियो साउंड, रबी साउंड, रडार उपग्रह, रॉकेट, सेंसर आदि की सहायता से प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई 16 से 29,000 किलोमीटर तक अध्ययन किया गया है। 16 से 29,000 तक। किंतु महासागर तल से 800 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 800 किलोमीटर तक, 800 किलोमीटर तक ही इंपॉर्टेंट है। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। दिया है कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारी की वृद्धि में सहायक होती है। यह स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। यह स्टेटमेंट भी सही है। दोनों सही है। दोनों कथन सत्य है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है और 1% में अन्य सभी गैस आते हैं, है ना। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार की जीवधारी की वृद्धि में सहायक होती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और यह पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। पौधे की वृद्धि के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदान का निर्माण किन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रक्रिया के कारण जो इसका निर्माण हुआ है। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप उदाहरण के लिए पर्वत हो गया, घाटी, पठार और मैदान का जो निर्माण हुआ है वो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रक्रिया के कारण हुआ है। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रक्रिया से, है ना। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण दो प्रक्रिया से होता है, प्रथम या आंतरिक। प्रथम को ही आंतरिक प्रक्रिया कहते हैं। इसके कारण बहुत से स्थान पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है ना। कहीं उठ जाती है, कहीं प्रथम प्रक्रिया में। दूसरा को ही बाह्य प्रक्रिया कहते हैं। बाह्य प्रक्रिया कहें या फिर दूसरी प्रक्रिया कहें, इसमें स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया होती है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा या से कथन सत्य है? पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। सही है। पृथ्वी की नए सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेप की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है और ये दोनों प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती है। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है अरावली पर्वत। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तर अमेरिका के ऑपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है और ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। भारत का हिमालय भी वलित पर्वत का उदाहरण है। भारत का हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। जिन पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है उन्हें हिमानी कहते हैं। पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दिया हुआ है कि जिन पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है उन्हें हिमानी कहते हैं। सही है। पर्वत के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। ये भी सही है। यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। सी आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही है। कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है उन्हें हिमानी कहा जाता है। हिमानी। कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, जो समुद्र के भीतर है। पर्वत एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं। पर्वत एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जैसे कि हिमालय हो गया, आल्पस हो गया, एंडीज पर्वत, ये सभी श्रृंखला क्रम में पर्वत है। जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? तो जिन पर्वत की सतह उबड़ खाबड़ और शिखर शंक्वाकार होती है उसे वलित पर्वत कहते हैं। उसे वलित पर्वत कहते हैं। और हिमालय तथा आल्पस वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय और आल्पस। नीचे दिए गए युग में कौन से सुमेलित हैं? यूराल पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है, वासदेव पर्वत भ्रंस्रोत पर्वत है, माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, फ्यूजियामा पर्वत वलित पर्वत है। इसमें से आंसर आपका 2 और 3 ही सही है। 2 और 3। वनजेसस पर्वत भ्रंस्रोत पर्वत है और माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है। यही दोनों स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है, बाकी ये दोनों गलत है। याद रखिएगा कि उत्तर अमेरिका का अल्पेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देता है।
उत्तर अमेरिका का अल्पेशियन और रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देता है। इनकी ऊंचाई बहुत कम है और ये बहुत पुराने वलित पर्वत है, ना कि ज्वालामुखी है। ये बहुत वलित पर्वत है, बहुत पुराने। जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है और ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, उत्खंड या फिर हस्ट तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश या इंग्लिश में ग्राबेन कहा जाता है। इंग्लिश में ग्राबेन या फिर द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसडेस पर्वत इसी पर्वत के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। यूरोप का राइन घाटी तथा वॉसडेस पर्वत जो है वो आपका द्रोणिका भ्रंश के एग्जाम्पल है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा ये ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण होती है। मनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर में है मनाकी पर्वत। प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप में स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है और माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है। ये निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। कौन है? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर तक है। 4,000 से 6,000 मीटर। पठार आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा हुआ होता है और इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। कैसा? मेज के समान ऊपरी भाग सपाट होता है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वत की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठार में से एक है। दक्कन का पठार पुराना पठार है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत सारे भंडार पाए जाते हैं। मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दिया हुआ है अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बने हैं। सही है। मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। ये भी सही है। आंसर सी हो जाएगा। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, समतल का, और वो सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। मध्य समुद्र तल से अधिकांश मैदान मुख्य नदियां और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वत के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित कर देती है। नीचे की ओर बह के अपरदित कर देती है और वो अपरदित पदार्थ को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। जब आगे की ओर ले जाएगी तो अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे कि बालू तथा सिल्ट को वो घाटियों में निक्षेपित कर देती है और इन्हीं निक्षेप से जो मैदान का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान अधिक उपजाऊ होता है। ये निक्षेप मैदान अधिक उपजाऊ होता है। यहाँ आवास एवं परिवहन के साधन का निर्माण करना आसान होता है। इसीलिए मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, मैदान। 7वां नंबर चैप्टर है आपका हमारा देश भारत। देखिए, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर 3 अक्षांश के मध्य है। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में भारत है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। उत्तरी अक्षांश में पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतर के बीच है। पश्चिम से पूर्व 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। ऑप्शन नंबर डी। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर किन राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तर में गुजरात, त्रिपुरा, राजस्थान, मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है और ये रेखा 8 राज्य से गुजरती है। 8 राज्य गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की स्थलीय सीमा कितने देश के साथ जुड़ी है? तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देश से जुड़ी हुई है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देश से जुड़ी हुई है। 7 देश है चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो स्थलीय सीमा सबसे बड़ी पूछे तो वो बांग्लादेश से लगती है। स्थलीय सीमा सबसे बड़ी लगती है तो बांग्लादेश से। निम्नलिखित में भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो वो है आपका एकमात्र राज्य जो है, एक तो आपका त्रिपुरा है और एक है सिक्किम। ये दोनों राज्य ऐसे राज्य हैं जो 3 तरफ से, त्रिपुरा और सिक्किम, ये 3 तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चीन से, सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन से 3 तरफ से घिरा हुआ है, जबकि त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है?
तो वो है 7। भारत के कम से कम 7 राज्य ऐसे हैं जो दो दूसरे के साथ सीमा साझा करते हैं। जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से लगता है। उत्तराखंड को देखिएगा तो नेपाल और चीन से उत्तराखंड लगता है, नेपाल और चीन से। सिक्किम जो है वो नेपाल, भूटान और चीन से, सिक्किम, नेपाल, भूटान और चीन से। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान, म्यांमार से, चीन, भूटान और म्यांमार से। असम, भूटान और बांग्लादेश से। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से। और मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से लगता है। तो ये आपका 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद है कि विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? तो वो बहती है नर्मदा। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी और दक्षिण में सतपुड़ा है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। तापी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है, यह स्टेटमेंट सही है। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, गलत है। तापी नदी उत्तर में अजंता सतमाला पर्वत अवस्थित है, गलत है। केवल और केवल एक ही सही है। देखिएगा तापी नदी के अलावा नर्मदा भी पूरब से पश्चिम दिशा में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। तापी नदी के अलावा नर्मदा भी पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। अजंता एवं सतमाला पर्वत तापी नदी के दक्षिण में अवस्थित है, दक्षिण में। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखला में बांटा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में आपका वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हो जाएगा उत्तर से दक्षिण में। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय हमारे देश के लिए संतरिका काट करता है, संतरिका। हिम जोड़ आलय का मतलब होता है बर्फ का घर, हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखला में बांटा जाता है, 3 ने। सबसे ऊपर स्थित श्रृंखला को वृद्ध हिमालय, सबसे ऊपर में होता है वृद्ध हिमालय, या फिर इसको हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। उसके बाद होता है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को कहते हैं हिमाचल, और जो कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। और शिवालिक सबसे दक्षिण में अवस्थित है, शिवालिक जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। दिया है महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। उपयुक्त में कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो ये सभी नदी डेल्टा बनाती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी नदी पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये सभी पूरब की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में कौन सा से सत्य है? ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये सत्य है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, ये भी सत्य है, दोनों सही है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, इसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। सुंदरबन, इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है, नदी का मुहाना। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? तो भारत का लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल द्वीप है। भारत में 2 द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप, और ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। केरल के तट से कुछ दूर हट के ये प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान निकोबार। चैप्टर नंबर 8, भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून, मानसून जो है दोस्तों यह एक अरबी भाषा है। मानसून एक अरबी भाषा है, मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मौसम दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन। किसी स्थान पर अनेक वर्ष यानी कि 30 से 35 वर्ष में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। निम्नलिखित में भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा कि भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। शरद ऋतु के समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है शरद ऋतु के समय, और ये मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिण भाग विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इस मौसम में वर्षा होती है। नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, यह सही है। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही व्याख्या भी करता है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं, क्यों? क्योंकि भारत की स्थिति उष्ण कटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। अगला सवाल है कि किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? तो स्थान की स्थिति, उसकी ऊंचाई, समुद्र से दूरी और ऊंचावाद, ये चारों चीज जरूरी होता है किसी स्थान की जलवायु निर्धारण करने में।
किसी भी स्थान की जलवायु, उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, ऊंचावास पर निर्भर करती है और इसीलिए हम भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसिन नाम में। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मानसिन नाम में होती है। मेघालय स्थित मानसिन नाम में। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाया जाता है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है ये पाया जाता है आपका एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तर पूर्वी राज्यों में और पश्चिमी घाट में, तीनों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है और ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है और जब सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंचेगा तो ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं और फलतः वो हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं, सदाबहार वन। भारत में ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों में के कुछ भाग और पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाया जाता है। हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं और ये कम घने होते हैं, कम घने, और वर्षा के समय निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? कटीली झाड़ियां वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए पत्तियां में बड़े बड़े कांटे होते हैं। ये स्टेटमेंट आपका सही है। पर्वतीय क्षेत्र में पर्वत की ऊंचाई के साथ वनस्पतियों में विभिन्नता पाई जाती है, ये विभिन्नता आती है, ये भी सही है। दोनों कथन सत्य दिया हुआ है। जो कटीली झाड़ियां होती है, कटीली झाड़ियां वाली जो वनस्पति शुष्क भाग में पाई जाती है, पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियां में बड़े बड़े कांटे होते हैं। पर्वत में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियां के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए जो कूट दिया हुआ है इसे आपको मिलान करना है। मिलान कीजिएगा कि रोजवुड महोगनी कौन से वनस्पति में पाया जाता है? तो रोजवुड और महोगनी जो है ये आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। रोजवुड महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पीपल और नीम उष्णकटिबंधीय पतझड़। खैर और बबूल जो है ये कटीली झाड़ियां, और पाइन देवदार पर्वतीय वनस्पति। आंसर सी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन रोजवुड, महोगनी, आबूनस आदि में पाया जाता है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में पीपल पाया जाता है, नीम, शीशम, सागौन, साल, ये सभी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में होता है। पीपल, नीम, शीशम, सागौन, साल। कटीली झाड़ियां में खैर, बबूल, कैक्टस, कीकर होता है और पर्वतीय वनस्पति में पाइन होता है, देवदार, चीड़, ये सभी पाया जाता है। मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मैंग्रोव वन, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। सही है। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। दोनों स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है। मैंग्रोव वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। मैंग्रोव वन ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वने की महत्वपूर्ण प्रजाति है और इस प्रजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा है, सुंदरी के नाम पर। दोनों कथन सत्य है। वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्यजीव सप्ताह अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्यजीव सप्ताह मनाते हैं ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। वन्य जीव को जो है संरक्षित रखने के लिए, उनके निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाने के लिए। निम्नलिखित में से भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? तो हिमालयी क्षेत्र में। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ आदि हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। जंगली बकरी और हिम तेंदुआ हिमालयी क्षेत्र में। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? तो जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कच्छ के रण में है। कहाँ पे है? कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं। अब यहाँ से देश और उनके निवासी भाग वन, ये अलग अलग भाग में आपको देखने को मिलेगा। देख लेते हैं इसे फटाफट। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किन स्थलाकृति संरचना के द्वारा अलग होता है? तो ये अलग होता है, एक तो आपका जिब्राल्टर जल संधि और दूसरा हो जाएगा भूमध्य सागर, है ना। ये आंसर आपका सही है। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से जिब्राल्टर जल संधि और भूमध्य सागर स्थलाकृति संरचना के द्वारा अलग होती है। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप महाद्वीप के भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जल संधि से अलग होता है। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन को अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को से अलग करती है, मोरक्को से, और भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। निम्नलिखित में कौन सी स्थलाकृति एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है? तो वो है आपका, एक तो आपका सुएज नहर हो जाएगा, लाल सागर हो जाएगा और बाब अल मंदेब जल संधि हो जाएगा। ये तीनों अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप से लाल सागर, सुएज नहर और बाब अल मंदेब जल संधि के द्वारा अलग होता है। सुएज नहर की बात करें, सुएज नहर तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है तथा अरब के सिनाई प्रायद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। सुएज नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद और दक्षिणी छोर पर पोर्ट सुएज अवस्थित है।
बाब अल मंदेब जल संधि। बाब अल मंदेब संधि लाल सागर को अरब सागर के अदन की खाड़ी में जोड़ती है। अफ्रीका महाद्वीप के जिबूती और सोमालिया को अरब प्रायद्वीप के यमन से अलग करती है। बाब अल मंदेब संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? अफ्रीका का तो माउंट किलिमंजारो। लगभग पूरा अफ्रीका महाद्वीप पठार जैसा दिखाई देता है, पूरा अफ्रीका। और अफ्रीका का पठार दक्षिण और पूर्व में अपेक्षाकृत ऊंचा है। अफ्रीका का पठार दक्षिण और पूर्व में अपेक्षाकृत ऊंचा है। अफ्रीका के पूर्वी भाग में कुछ ज्वालामुखी पर्वत के शिखर हैं। अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर इसी पूर्वी उच्चभूमि प्रदेश में स्थित है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर इसी पूर्वी उच्चभूमि प्रदेश में स्थित है और इस सर्वोच्च शिखर का नाम माउंट किलिमंजारो है। क्या नाम है? माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में एटलस पर्वत का विस्तार है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में। अफ्रीका में दो छोटी पर्वत श्रेणियां हैं। अफ्रीका में उत्तरी पश्चिमी भाग में एटलस पर्वत फैले हुए हैं, उत्तरी पश्चिमी भाग में, और दूसरी पर्वत श्रेणी इसी महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट के साथ साथ है, दक्षिणी पूर्वी संबंध। इसे हम डेके संबर्ग पर्वत कहते हैं, डेके संबर्ग पर्वत कहते हैं। एटलस पर्वत अफ्रीका का नवीन मोरदार पर्वत है, एटलस पर्वत, और इस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जेरिया, ट्यूनेशिया में है। माउंट टोबकल एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट टोबकल। महान भूभ्रंश घाटियां किस महाद्वीप के विशेष भौतिक लक्षण हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप के महान भूभ्रंश घाटियां जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के विशेष भौतिक लक्षण हैं। भूभ्रंश घाटियां धरातल में दरार या भ्रंश पड़ने से बनी लंबी और गहरी घाटियां हैं। भूभ्रंश घाटियां धरातल में दरार या भ्रंश पड़ने से बनी लंबी और गहरी घाटियां हैं। इसके दोनों किनारों दीवारों की तरह सीधे खड़े ढाल वाले होते हैं, दोनों किनारे। अफ्रीका में ऐसी भूभ्रंश घाटियां की एक लंबी श्रृंखला है और यह मलावी झील के दक्षिण से तथा उत्तर में लाल सागर, सुएज की खाड़ी से होते हुए मृत सागर तक चली गई है। ध्यान रखिएगा कि ये मलावी झील के दक्षिण से उत्तर में लाल सागर, सुएज की खाड़ी से होते हुए मृत सागर तक चली गई है, इसीलिए इसे महान भूभ्रंश घाटी कहते हैं, महान भूभ्रंश घाटी। निम्नलिखित में किस झील से नील नदी निकलती है? तो विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है, विक्टोरिया झील से। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है और ये विषुवत के निकट के भारी वर्षा वाले क्षेत्र से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। ये विषुवत के निकट के भारी वर्षा वाले क्षेत्र से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। नीचे दिए गए किस सागर महासागर में झील नदी के दौरान डेल्टा का निर्माण किया जाता है? भूमध्य सागर में। नील नदी सहारा रेगिस्तान की बहुत लंबी यात्रा करती हुई भूमध्य सागर में विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। नील नदी सहारा रेगिस्तान की बहुत लंबी यात्रा करती हुई भूमध्य सागर में विशाल डेल्टा का निर्माण करती है और मिस्र की प्राचीन सभ्यता का विकास नील नदी घाटी में हुआ है। श्वेत नील और नीली नील इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, श्वेत नील और नीली नील। अगला है विक्टोरिया झील के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और विक्टोरिया झील के ऊपर ही विषुवत रेखा गुजरती है। दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। अफ्रीका जो है उच्च भूमि प्रदेश में बहुत सी घाटियां पानी से भरी हुई है जिन्हें झील कहते हैं और यह इस कारण यहाँ अनेक बड़ी झीलें हैं जिनमें से एक विक्टोरिया झील भी है। विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा और केन्या की सीमा पर अवस्थित अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया, अफ्रीका की। इस झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है। ये विश्व में मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है और सबसे बड़ी पूछे तो सुपीरियर झील है। नील नदी इसी झील से निकलती है, विक्टोरिया झील से। नीचे दिए गए किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है? तो जाम्बेंजी नदी पर। जाम्बेंजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात का निर्माण करती है, जाम्बेंजी नदी। और ये जलप्रपात उत्तर अमेरिका के प्रसिद्ध न्यागरा जलप्रपात से भी ऊंचा है और चौड़ा है, न्यागरा से भी ऊंचा और चौड़ा। और इस प्रपात का स्थानीय भाषा में रखे गए मूल नाम का अर्थ है धुआं, धुआं जो गरजता है। और इस प्रपात की चौड़ाई 2 किलोमीटर से अधिक है, इसकी चौड़ाई। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है। अफ्रीका महाद्वीप का लगभग 1/3 भाग मरुस्थल है, 1/3 भाग। सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा। यह उत्तरी अफ्रीका में फैला है। दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी दूसरा प्रमुख मरुस्थल है, कालाहारी दूसरा प्रमुख मरुस्थल है। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर सावधानी पूर्वक विचार कीजिए। दिया हुआ है अफ्रीका में नील और जायरे को छोड़कर दूसरी नदियां नाव या स्टीमर चलाने के योग्य नहीं है। यह स्टेटमेंट सही है। अफ्रीका में नील और जायरे को छोड़कर दूसरी नदियां नाव या स्टीमर चलाने योग्य नहीं है, सही है। नील और जायरे नदी के अलावा अफ्रीका की अन्य नदियां में पानी की मात्रा बहुत कम है, ये गलत है। ए सही है, आर गलत है। यहाँ पे देखिएगा कि जो नील नदी है, नील और जायरे को छोड़कर अफ्रीका की दूसरी नदियां नाव या स्टीमर चलाने योग्य नहीं है। इसका कारण यह है कि ये नदियां ऊंचे पठारी भाग से नीचे तटीय भागों की ओर उतरते समय जलप्रपात बनाती है। क्या कारण है? ये जो नदियां हैं ऊंचे पठारी भाग से नीचे तटीय भाग की ओर उतरते समय जलप्रपात बनाती है और इसी कारण नाव एवं जलयान इन नदियों में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। लेकिन इन नदियों के
जल प्रपात से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जल विद्युत बन सकता है। निम्नलिखित में किस जगह विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? तो विश्व का सबसे अधिक तापमान मृत घाटी अमेरिका में दर्ज किया गया है। अफ्रीका महाद्वीप अधिकांश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फैला हुआ है और ये लगभग साल भर बहुत ऊंचा तापमान रहता है यहाँ पे। विश्व में सबसे ऊंचा तापमान कैलिफोर्निया की डेथ वैली यानी कि मृत घाटी में दर्ज किया गया है, जिसे संसार का सबसे गर्म स्थल के रूप में प्रमाणित किया गया है। हालांकि एनसीईआरटी में लीबिया के अल अजीजिया नामक स्थान को सर्वाधिक गर्म स्थान माना गया है एनसीईआरटी में, है ना। लीबिया के अल अजीजिया को, तो जैसा ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग टिक कीजिएगा। अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य है? अफ्रीका में विषुवतीय वर्षा वन के उत्तर और दक्षिण में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। यह स्टेटमेंट आपका सत्य है। अफ्रीका में सवाना के उत्तर तथा दक्षिण दोनों ही ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। ये भी सत्य है। दोनों स्टेटमेंट आपका अफ्रीका महाद्वीप के बारे में सही है। अफ्रीका में विषुवत वृत्त के निकट दोनों ओर फैले क्षेत्रों में उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उष्ण और आर्द्र। अत्यधिक गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र का अधिकतर भाग घने वनों से ढका हुआ है। इन वनों को उष्णकटिबंधीय या विषुवतीय वर्षा वन कहते हैं। इस वन को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय या विषुवतीय वर्षा वन कहते हैं। वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण के प्रदेश में अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। यहाँ शुष्क मौसम स्पष्ट दिखाई देते हैं। शुष्क मौसम। यहाँ की वर्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से काफी कम रहती है, यहाँ की वर्षा। और इस प्रकार अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग सवाना या सूडान तुल्य जलवायु के अंतर्गत आता है। वनस्पति के नाम पर यहाँ ज्यादातर घास ही उगती है। वनस्पति के नाम पर लंबी और मोटी घास इस क्षेत्र को सवाना कहते हैं। सवाना के उत्तर और दक्षिण दोनों ही ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं और उत्तरी मरुस्थल का नाम सहारा और दक्षिणी मरुस्थल का नाम कलहारी है। कलहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति का निवास स्थान है। कलहारी मरुस्थल में। अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका एक तो उत्तरी तटीय प्रदेश में और दूसरा दक्षिणी तटीय प्रदेश में। अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागरीय जलवायु उत्तरी तटीय प्रदेश और दक्षिणी तटीय प्रदेश में पाई जाती है। आंसर सी। अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिणी तटीय प्रदेश में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में वर्षा शीत ऋतु में होती है। और ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। इन प्रदेश में शीत ऋतु ना तो ज्यादा ठंडी होती है और ना ही ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। इस प्रकार की जलवायु रसदार फलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। निम्नलिखित में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को लिम्पोपो 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे की सीमा बनाते हुए मापुतो या फिर डेलागुआ की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 16 है। 1 से 2 को मिलाना है नदी और बांध को। नील नदी पे कौन सी बांध है? नील नदी पे आपका आसवान बांध हो जाएगा। जाम्बेंजी नदी पे आपका हो जाएगा करीबा बांध। नाइजर नदी पे हो जाएगा कैंजी बांध और नीली नदी पे हो जाएगा सेन्नार बांध। नीली नदी पे सेन्नार बांध। आंसर आपका सी हो जाएगा। जाम्बेंजी नदी पर करीबा बांध का निर्माण किया गया है। जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर अवस्थित करीबा झील इसी बांध का एक जलाशय है। जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर अवस्थित करीबा झील जो है इसी बांध का जलाशय है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी। इस पर असवान बांध का निर्माण किया गया। असवान का। मिस्र और सूडान की सीमा पर अवस्थित नासिर झील असवान बांध का जलाशय है। असवान का। नाइजीरिया की नाइजर नदी पर कैंची बांध बनाया गया है। कैंची बांध। जबकि सेन्नार बांध नील नदी की सहायक नदी नीली नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा या से कथन अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में सही है? तो सवाना प्रदेश की उच्च भूमियों पर पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। सही है। अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क एवं कोयला कम पाया जाता है। ये भी सही है। सी। दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। सवाना प्रदेश की उच्च भूमियों पर लंबी और मोटी घास उगती है ना। और यह प्रदेश जो है घास खाने वाले विभिन्न प्रकार के पशु का घर है। सवाना। यहाँ चलवासी जनजाति पशु के बड़े बड़े झुंड पालती है। चलवासी जनजाति। और इस कारण से सवाना प्रदेश पशुओं के लिए अनुकूल है। अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क कोयला कम पाया जाता है। इससे यहाँ लोहे और इस्पात के उत्पादन में बाधा पड़ी है। नेक्स्ट है। बड़े आकार के और तेज दौड़ने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में पाए जाते हैं? तो कलहारी मरुस्थल में। बड़े आकार के और तेज दौड़ने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग अफ्रीका के कलहारी मरुस्थल में पाया जाता है। अफ्रीका के कलहारी मरुस्थल में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है। सही है। विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है। सही है। किब्रेले बोत्सवाना का लौह भंडार एवं खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है। ये गलत है। आंसर आपका केवल और केवल एक सही है। विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम दक्षिण अफ्रीका में निकाला जाता है।
और यह एक ऐसी धातु है क्रोमियम जिस पर जंग नहीं लगती है ना। हीरा भंडार और खनन का महत्वपूर्ण केंद्र किम्बरेले दक्षिण अफ्रीका में है। हीरा भंडार और खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है किम्बरेले दक्षिण अफ्रीका में। और यहाँ पे जोहान्सबर्ग स्वर्ण खनन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग स्वर्ण खनन हेतु। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। अफ्रीका में कैगो के वृक्षों से कोको प्राप्त किया जाता है, जो कि कहवा यानी कॉफी के समान ही लोकप्रिय पेय है। दूसरा स्टेटमेंट है कि पश्चिम अफ्रीका के देश नाइजीरिया, घाना, आइवरी कोस्ट कोको का काफी मात्रा में निर्यात करते हैं। तो इस दोनों स्टेटमेंट में से दोनों का दोनों सही दिया हुआ है। अफ्रीका में पाए जाने वाले कैको और कोला के वृक्षों से पेय पदार्थ प्राप्त होता है। पेय पदार्थ कैको के वृक्ष से कोको प्राप्त होता है, जो कि कहवा यानी कॉफी के समान कोको की एक लोकप्रिय पेय है, और इससे चॉकलेट भी बनती है। चॉकलेट कैको के वृक्ष विश्वतीय निम्नभूमि प्रदेश में बहुत उगते हैं। विश्वतीय निम्नभूमि प्रदेश में ज्यादा उगता है। पश्चिमी अफ्रीका के देश आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया कोको का बड़ी मात्रा में निर्यात करता है। आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया ये सभी कोको का बड़ा निर्यात करता है। घाना में काकोरादी, कुमासी और अकरा के क्षेत्र को कोको त्रिभुज कहा जाता है। घाना में तकोरारी, कुमासी और अकरा क्षेत्र को कोको त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि यहाँ कोको की बहुत सघन खेती होती है। कोला वृक्ष के फल से कई प्रकार के कोला पेय तैयार किया जाता है। कोला वृक्ष के फल से कोला पेय तैयार किया जाता है। कोला के फलों से च्युइंगम भी बनता है। क्या बनता है? च्युइंगम भी बनता है। जंजीबार और पेम्बा द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो जंजीबार और पेम्बा द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ये आपका स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो गलत है, यानी असत्य है। क्यों? क्योंकि आपका ये जो है हिंद महासागर में है। पेम्बा द्वीप और जंजीबार कहाँ पे? हिंद महासागर में अवस्थित है। और इन द्वीप में बड़े पैमाने पर लौंग का उत्पादन होता है। ये सही है, तो आंसर केवल एक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी भाषा ज्यादातर लोगों द्वारा बोली एवं समझी जाती है? तो वो है स्वाहिली। हमारे देश की भांति यहाँ पे भी कई 100 भाषाएं बोली जाती है। करीब 100 भाषाएं बोली जाती है, और यहाँ एक दूसरे से बातचीत करने में बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए हमारी तरह वहाँ के लोग कम से कम 2 भाषा बोलने की योग्यता रखना लाभदायक होता है। 2 भाषा कम से कम। और इनमें से एक स्थानीय भाषा होती है जिससे वो अपने प्रजाति या फिर गांव के लोगों से बातचीत कर सके, तथा इसके अतिरिक्त वो फ्रांसीसी, अंग्रेजी, इतालवी, अरबी और स्वाहिली भाषा जो है स्वाहिली भाषाओं में से एक सीखते हैं। ये सभी में से कोई एक भाषा सीखते हैं। यहाँ स्वाहिली भाषा को बोलने और समझने वाले अनेक लोग हैं। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। स्वाहिली भाषा को ध्यान रखिएगा। सर्वोत्तमवाद धर्म को मानने वाले लोग मुख्यतः किस महाद्वीप में निवास करते हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका में अनेक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। इनमें जो है मुसलमान, ईसाई, ये सभी सर्वोत्तमवादी जो है यहाँ पे रहते हैं। सर्वोत्तमवाद कई जनजाति का धर्म है, और ये प्राकृतिक प्रेम और आदर पर आधारित है। प्राकृतिक प्रेम और आदर पर आधारित है। उसके बाद है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो कि अफ्रीका का सिंह कहलाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक तो सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती और इथियोपिया सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी। अफ्रीका का सिंह पूर्वी अफ्रीका का एक प्रायद्वीपीय है, जो अरब सागर और अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। मानचित्र पर इसका स्वरूप एक सिंह के समान लगता है। मानचित्र पर एक सिंह के समान, इसीलिए इसे यह नाम दिया गया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया जैसे देश अवस्थित हैं, यानी स्थित हैं। अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो नाइजर यहाँ की मुख्य नदी है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सत्य है। अफ्रीका महाद्वीप की नाइजीरिया देश में नाइजर यहाँ की मुख्य नदी है। नाइजीरिया के अतिरिक्त भाग में शीत ऋतु में प्रायः गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चलती है, जिन्हें हम हरमटन कहते हैं। ये स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो ये गलत है। नाइजीरिया में मुख्य रूप से पाया जाने वाला तेल तार का वृक्ष विश्वतीय जलवायु में अच्छी तरह पैदा होता है। ये सही है। 1 और 3 सही है आपका, दूसरा गलत है। नाइजर नाइजीरिया की प्रमुख नदी है, और इसी नदी के नाम पर इस देश का नाम भी पड़ा है। ये नदी गिनी की खाड़ी में गिरने से पहले नाइजीरिया के बहुत बड़े भाग से होकर बहती है, तब ये गिनी नदी में गिरती है। दूसरा कथन गलत है। दूसरा इसलिए गलत है कि नाइजीरिया के तटीय भाग में विश्वतीय जलवायु पाई जाती है। विश्वतीय जलवायु, और यहाँ साल भर वर्षा होती है। इसके आंतरिक भाग में ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है, और शीत ऋतु में नहीं बल्कि ग्रीष्म ऋतु में प्रायः यहाँ पे गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चला करती हैं, और इन हवाओं को हरमटन कहते हैं। क्या कहते हैं? हरमटन कहते हैं, जो कि गर्म और धूल भरी हवा होती है। तीसरा कथन सत्य है। नाइजीरिया को तेल तार का देश कहा जाता है। तेल तार का वृक्ष विश्वतीय जलवायु में अच्छी तरह पैदा होता है, और इस पेड़ पर फल गुच्छों में लगते हैं। फलों के बीज और गुद्दे से तेल निकाला जाता है। अब है अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को नील नदी का उपहार कहते हैं? तो उसे कहते हैं मिस्र को। मिस्र नील नदी के जीवन दायिनी जल के कारण अफ्रीका के सबसे अधिक संपन्न और घने बसे देश में से एक है मिस्र, और इसी कारण इस देश को नील नदी का उपहार कहते हैं। नील नदी का उपहार कहते हैं।
अफ्रीका के किस देश में अप्रैल और मई में गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती है तथा इन हवाओं को खामसीन कहते हैं? तो अफ्रीका के मिस्र देश में अप्रैल और मई में गर्म और शुष्क धूल भरी हवाएं चलती है और इन हवाओं को खामसीन कहते हैं। मिस्र विशाल सहारा मरुस्थल का ही एक भाग है। मिस्र सहारा मरुस्थल अफ्रीका के लगभग आधे भाग में फैला है, इसीलिए मिस्र का अधिकतर भाग मरुस्थल है और इस भाग में आबादी नहीं के बराबर ही है। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अर्थात अप्रैल और मई में दक्षिण की ओर से गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती है जिन्हें खामसीन कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? दक्षिण अफ्रीका एक ओर से अटलांटिक महासागर तथा दूसरी ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है, ये सत्य है। दक्षिण अफ्रीकियों को दक्षिण अफ्रीका की मेरिनो भेड़ अच्छी किस्म की ऊन के लिए विख्यात है, ये भी सही है। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में ड्रेकोसंबर्ग पर्वत स्थित है, ये गलत है आपका। यहाँ पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका में, ये भी सत्य है। तो तीसरा आपका गलत है। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? सुदूर दक्षिण में। लगभग पूरा दक्षिण अफ्रीका एक ऊंचा पठार है जिसका ढाल पश्चिम की ओर है और इस पठार के पूर्वी किनारे पर ड्रेकेसंबर्ग पर्वतमाला फैली हुई है। ड्रेकेसंबर्ग है ना। उसके बाद है कि दक्षिण अफ्रीका के पठारी प्रदेश घासों से ढके हैं जिसे विल्ड कहते हैं और ये डच भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है घास का मैदान, विल्ड का अर्थ होता है। अब दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तटीय भागों को छोड़कर देश के शेष भाग में अधिक वर्षा नहीं होती है। यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है किंतु इस भाग की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने के कारण कृषि योग्य नहीं है, ये भी सही है। ऑरेंज और वाल नदियां ड्रेकेसंबर्ग पर्वत से निकलती है, ये भी सही है। यानी तीनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, तीनों कथन सही है। दक्षिण अफ्रीका के तटीय भाग को छोड़कर शेष भाग में वर्षा अधिक नहीं होती है। वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है किंतु दक्षिणी तटीय प्रदेश में वर्षा शीत ऋतु में होती है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होती है किंतु इस भाग की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने के कारण कृषि योग्य नहीं है। सिर्फ उत्तरी मध्य भाग में बेल्ट प्रदेश की भूमि उपजाऊ है, बेल्ट की, और देश के पश्चिमी भाग के बहुत बड़े हिस्से में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, अतः यह एक सूखा प्रदेश है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर ड्रेकेसंबर्ग पर्वतमाला फैली हुई है दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर और इन पर्वत से ऑरेंज और वॉल नदियां निकलती है। अब 30 नंबर आपका मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। जोहान्सबर्ग जो आपका दक्षिण अफ्रीका में है, पोर्ट सईद आपका मिस्र में, इवादान आपका हो जाएगा नाइजीरिया और नैरोबी केन्या। आंसर सी हो जाएगा। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है जोहान्सबर्ग और यह एक व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र भी है जोहान्सबर्ग। मिस्र का पोर्ट सईद या फिर बर सईद स्वेज नहर के उत्तर में लगभग 30 किलोमीटर तक फैला हुआ और एक व्यापारिक केंद्र है। पोर्ट सईद जो है व्यापारिक केंद्र है। इवादान नाइजीरिया का एक प्रमुख नगर और व्यापारिक केंद्र है। नैरोबी केन्या की राजधानी है। ठीक है, चलिए आप दूसरा देखिएगा। दक्षिण अमेरिका निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र लैटिन अमेरिका में शामिल है? तो एक तो आपका दक्षिण अमेरिका, वेस्ट इंडीज, मैक्सिको और मध्य अमेरिका, ये सभी आपका लैटिन अमेरिका में शामिल है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, कैरेबियन द्वीप समूह को सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कैरेबियन द्वीप समूह के सम्मिलित रूप को लैटिन अमेरिका कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी क्षेत्र में स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती है। फ्रांसीसी, स्पेनिश, पुर्तगाली और इतालवी भाषा की जननी लैटिन को माना जाता है। फ्रांसीसी, स्पेनिश, पुर्तगाली और इतालवी भाषा की जननी किसे मानते हैं? लैटिन को। नीचे दिए गए दक्षिण अमेरिका देश पर विचार कीजिए। दिया हुआ है कि अर्जेंटीना, पराग्वे, बोल्विया, गुयाना और सूरीनाम उपयुक्त में से कौन स्थल रूप देश हैं? तो स्थल रूप देश एक तो आपका पराग्वे है और दूसरा आपका बोल्विया है। पराग्वे और बोल्विया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के स्थल रूप देश पराग्वे और बोल्विया है। आंसर आपका सी है, पराग्वे और बोल्विया स्थल रूप देश है। निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कैरेबियन सागर से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा कथन एंडीज पर्वतमाला के संदर्भ में गलत है? एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, ये कथन आपका गलत है। ये गलत है। एंडीज हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत है ना, और ये नवीन वलित पर्वत है। धरातल के नीचे पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के दो विपरीत दिशाओं से बल लगाने के कारण धरातल में वलय यानी मोड़ पड़ जाते हैं, इसीलिए इन्हें वलित पर्वत कहते हैं। वलित। अकांगुआ एंडीज का सबसे ऊंचा शिखर है। अकांगुआ
एंडीज पर्वतमाला में अनेक ज्वालामुखी शिखर हैं। इनमें से कुछ सक्रिय और अन्य प्रसुप्त या फिर मृत भी हैं। इन क्षेत्र में ज्वालामुखी का विस्फोट और भूकंप आना काफी सामान्य बात है। इन क्षेत्रों में ध्यान रखिएगा कि पैटागोनिया एंडीज पर्वत का पठारी क्षेत्र है जो वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित एक शीत मरुस्थल है। वृष्टि छाया क्षेत्र में शीत मरुस्थल है। पैटागोनिया और अर्जेंटीना के पश्चिम के सूखे भाग में भेड़ पालन महत्वपूर्ण व्यवसाय है। भेड़ पालन। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो माउंट कोटोपैक्सी। इक्वाडोर में स्थित माउंट कोटोपैक्सी संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, वो माउंट कोटोपैक्सी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती मैदान एंडीज पर्वत और पूर्वी उच्च भूमि के बीच फैले हुए हैं। ये स्टेटमेंट सही है। मध्यवर्ती मैदान का अधिकतर भाग ओरिन्युको, अमेजोन और प्लांटा नदियां की द्रोणी से बने हैं। ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती मैदान एंडीज पर्वत और पूर्वी उच्च भूमि के बीच फैला है। इन मध्यवर्ती मैदान का अधिकतर भाग ओरिनिको, अमेजोन और प्लांटा नदियां की द्रोणियों से बना है। पराना, पराग्वे, डरुग्वे और उनकी सहायक नदियों के सम्मिलित तंत्र को प्लांटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांटा। निम्नलिखित कथन में कौन से सत्य हैं? तो दिया है कि एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाते हैं। सही है। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाता है। अर्जेंटीना की समृद्धि का कारण इसकी उत्तम घास भूमि पंपास है। सही है। अर्जेंटीना का समृद्धि का कारण उत्तम घास भूमि जो पंपास है वो है। अर्जेंटीना में पशु के बड़े बड़े चारागाही फर्मी में पाला जाता है और पशु की देखभाल करने वाले लोगों को गाउचो कहा जाता है। सभी स्टेटमेंट आपका सही है। एंडीज पर्वत और अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाता है। सही है। अकांगुआ एंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। अकांगुआ एंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। अर्जेंटीना समृद्धि का कारण उत्तम किस्म का घास का भूमि पंपास है। पंपास गहरी बारीक मिट्टी से बना है। गहरी बारीक मिट्टी से। इसमें कंकड़ पत्थर नहीं मिलते हैं। हजारों साल से धूल भरी आंधियां पश्चिम के सूखे क्षेत्रों से चट्टान के बारीक कण लाकर परत के ऊपर परत के रूप में बिछा रहती है। परत के ऊपर परत, उसे क्या कहते हैं? लोएस कहते हैं। लोएस। अर्जेंटीना की मुख्य वनस्पति घास है। यहाँ की मूल घास में कम पौष्टिक थी। यहाँ के मूल घास का कम पौष्टिक थी, अतः उसके स्थान पर अल्फा लफा और दूसरी घास यूरोप से लाकर लगाई गई। अर्जेंटीना में पशु के बड़े बड़े चारागाही फर्मी में पाला जाता है। ध्यान रखिएगा कि अर्जेंटीना में पशु के बड़े बड़े चारागाही फर्मी में पाला जाता है और इन फर्मी का प्रबंधन बड़े बड़े कारखाना की तरह जो है किया जाता है। पशुओं की देखभाल करने वाले लोगों को गाउचो कहते हैं। जो पशु की देखभाल करते हैं उसे गाउचो कहते हैं। गाउचो यूरोपीय और अमेरिकी इंडियन लोगों की मिश्रित प्रजाति के होते हैं। अमेरिकन इंडियन लोगों की मिश्रित प्रजाति। 8वां में आपका घास के मैदान को मिलान करना है। तो सिलवास कहाँ की घास की मैदान है? सिलवास अमेजोन नदी द्रोणी के विश्वतीय वर्षावन का है। सिलवास अमेजोन नदी द्रोणी के विश्वतीय वर्षावन का। लानोस आपका हो जाएगा ओरिनिको नदी द्रोणी के घास के मैदान को लानोस कहते हैं। ग्रॉन चाको उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे के निम्न भूमि प्रदेश के घने वन और घास है ग्रॉन चाको। पंपास की बात करें तो आपका अर्जेंटीना के मध्य भाग की घास भूमि है पंपास। तो आंसर आपका बी है। अमेजोन नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है। अमेजोन जो संसार की सभी नदियों में अधिक जल बहाकर ले आती है। अमेजोन नदी की द्रोणी विषुवद्वीप के निकट स्थित है, अतः यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, इसीलिए यहाँ विषुवतीय वर्षावन पाए जाते हैं। और इन वनों का स्थानीय नाम सिलवास है। क्या नाम है? सिलवास। अमेजोन वनों के उत्तर और दक्षिण में सवाना प्रकार की जलवायु कटिबंध है। सवाना प्रकार की ये घास भूमि प्रदेश है। उत्तर में ओरिनिको नदी द्रोणी में इन घास के प्रदेश का स्थानीय नाम लानोस है। याद रखिएगा कि ये घास भूमि प्रदेश जो है आपका अमेजोन वन वाला, वहां पे उत्तर में ओरिनिको नदी द्रोणी में इन घास के प्रदेश का स्थानीय नाम लानोस है तथा दक्षिण के ब्राजील के मध्यवर्ती भाग में से कैंपोस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंपोस। और उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे के निम्न भूमि प्रदेश में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है और शीत ऋतु में सूखी रहती है। यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। यह प्रदेश घने वनों और घासों से ढका रहता है। घने वनों और घास से ढका रहता है। स्थानीय लोग इन प्रदेशों को ग्रान चाको कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रान चाको। अर्जेंटीना और उरुग्वे के समशीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहते हैं, जहाँ की दशाएं गेहूं की कृषि के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है एंजील जलप्रपात। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी उच्च भूमि में वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एंजील जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। निम्नलिखित कथन में कौन से सत्य है? दिया हुआ है
कि दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली के गर्म मरुस्थलीय प्रदेश को आटाकामा मरुस्थल कहते हैं। दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली का जो गर्म मरुस्थलीय प्रदेश है उसे आटाकामा मरुस्थल कहते हैं। सही है। आटाकामा मरुस्थल के दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। सही है। चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। चिली का चुक्विकमाटा नामक स्थान तांबे के उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है। दक्षिण पेरू और उत्तरी चिली के उष्णकटिबंधीय तटीय मरुस्थल को आटाकामा मरुस्थल कहते हैं। आटाकामा मरुस्थल के दक्षिण में अर्थात मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। चिली संसार में तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। सभी सही है। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन में विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वाल्सा पाई जाती है। विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वाल्सा पाई जाती है। सही है। ब्राजील में पाए जाने वाले ताड़ जाति के वृक्ष कार्नोवा से मोम प्राप्त किया जाता है। मोम। सही है। रबर के वृक्ष का मूल स्थान अफ्रीका महाद्वीप के जायरे नदी द्रोणी है। गलत है। 1 और 2 ही आपका सही है। दक्षिण अमेरिका विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन में बहुत संपन्न है। दक्षिण अमेरिका यहाँ विस्तृत वन है जिनमें विभिन्न प्रकार के वन जीव रहते हैं। अमेजन नदी द्रोणी के अधिकतम वन उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। अमेजन नदी द्रोणी के अधिकतम वन उष्णकटिबंधीय वर्षावन है और इन वनों में वाल्सा नामक विश्व के सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। सही है। ब्राजील में ताड़ जाति का वृक्ष कार्नोवा पाया जाता है। कार्नोवा। और इस पेड़ से मोम प्राप्त किया जाता है। कार्नोवा से इस मोम का उपयोग जूते की पॉलिश, मोमबत्ती बनाने में, फर्नीचर की पॉलिश के लिए किया जाता है। और अमेजन नदी द्रोणी रबर के वृक्ष का मूल स्थान है। लेकिन अब संसार के दूसरे भाग में जैसे कि मलेशिया में रबर के बड़े बड़े बाग लगाए गए हैं मलेशिया में, जिस कारण इन बागों से प्राप्त सस्ती रबर की तुलना में अमेजन की रबर महंगी पड़ती है। इसलिए तीसरा आपका गलत है। 12 नंबर प्रश्न है वृक्ष और उसके उत्पाद। आपको इसको मिलान करना है। ठीक है। चलिए मिलान कर लेते हैं। सिनकोना आपका कुनेन औषधि हो जाएगा। चिकिल आपका च्युइंगम हो जाएगा। यरवा आपका हो जाएगा चाय की पत्तियों के समान होता है। और क्यूब्रेको टैनिक अम्ल हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। आंसर बी। देखिए, ब्राजील के वनों में पाए जाने वाले सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनेन तैयार किया जाता है और ये मलेरिया बुखार के लिए दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं कुनेन से। ठीक है। चिकिल के पेड़ से च्युइंगम बनाया जाता है। यरवो पूर्वी उच्च भूमि का मुख्य वृक्ष है। इसकी पत्तियों को चाय की पत्तियों के समान ही पानी में उबाला जाता है, यरवो की पत्ती को। और क्यूब्रेको ग्रान चाको के वनों का प्रमुख पेड़ है। क्यूब्रेको ग्रान चाको के वनों का प्रमुख पेड़ है। इस पेड़ के नाम का अर्थ है कुल्हाड़ी तोड़ने वाला। इसकी लकड़ी बहुत कठोर होती है और इस वृक्ष से टैनिक अम्ल निकाला जाता है जिसका उपयोग चमड़ा शोधन में होता है। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किस क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को मोन्टाना कहते हैं? मोन्टाना कहते हैं, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल के वनों को, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को जो है कहते हैं मोन्टाना। क्या कहते हैं? मोन्टाना। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को मोन्टाना कहते हैं। इनसे कीमती मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है मोन्टाना से। विश्व के सबसे बड़े शिकारी पक्षी का नाम क्या है? तो कोंडोर है। कोंडोर। दक्षिण अमेरिका विशेषतः अमेजन नदी द्रोणी में विविध प्रकार के वनजीव बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। कोंडोर संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। कोंडोर। रिया जो है न उड़ सकने वाली पक्षी है जो दक्षिण अफ्रीका के शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया के एमू पक्षी जैसा होता है। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। दिया है कि दक्षिण अमेरिका का यह जीव एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में रहता है। पर्वतीय क्षेत्र में इन जीवों के द्वारा सामान की ढुलाई की जाती है। यह लंबी गर्दन वाला पशु ऊंट प्रजाति का है तथा ऊंट की तरह ही कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। ये लामा के बारे में कहा गया है। लामा के बारे में ये सही है जो आपका बताया गया। जो दक्षिण अमेरिका का एक विचित्र जीव है लामा, है ना, लामा जो है, और यह जानवर ऊंट प्रजाति का है जो एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में रहता है। गुआनाको एक प्रकार का जंगली लामा है, गुआनाको, जो पेंटागोनिया मरुस्थल में पाया जाता है। और एंट ईटर तथा आर्मेडिलो बहुत ही प्राचीन काल के स्तनधारी जीव में से बचे रह गए हैं। एंट ईटर और आर्मेडिलो जो है वो बहुत ही प्राचीन काल के स्तनधारी जीव में से बचे रह गए हैं। प्यूमा सी परिवार का खतरनाक जानवर है जो चीते से भी अधिक बलवान होता है। जेगुआर भी एक शिकारी जानवर है। ये दोनों जानवर पेड़ पर ही रहते हैं, जेगुआर भी। उसके बाद है निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य कथन। दक्षिण अमेरिका में अधिकतर पशुपालन अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील के अर्धनम भाग में होता है। ये स्टेटमेंट सही है। दक्षिण अमेरिका के अधिकतर पशुपालन जो होता है वो अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील के अर्धनम भागों में होता है। ठीक है।
उसके बाद दिया है कि अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील देश की घास भूमियों की मूल घास में पर्याप्त पोषक तत्व पाए जाते हैं। भेड़ पालन के प्रमुख क्षेत्र अर्जेंटीना एवं चिली में है। यह स्टेटमेंट जो है आप यानी कि इसमें 1 और 3 आपका सही है, 1 और 3 सही है, सी आंसर हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दक्षिण अमेरिका में विशाल घास के मैदान है और इन पर बड़ी संख्या में भेड़, बकरी और अन्य पशु मुख्यतः ऊन और मांस प्राप्त करने के लिए पाला जाता है, ऊन और मांस के लिए। अधिकतर पशुपालन अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील के अर्धनम भाग में होता है। इन देश की घास भूमि की मूल घास में पोषक तत्व कम होते हैं, इसीलिए उसके स्थान पर पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा 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 नामक घास लगाई जाती है। अल्फा अल्फा एक फलीदार पौधा है जो कि पोषक तत्वों से भरपूर है तथा मिट्टी में उपजाऊपन को भी बनाए रखता है। मिट्टी में अल्फा अल्फा। भेड़ पालन का प्रमुख क्षेत्र अर्जेंटीना और चिली है। भेड़ पालन का मांस की डिब्बाबंदी तथा मांस का प्रसंस्करण अर्जेंटीना का प्रमुख उद्योग है। मांस का डिब्बाबंदी और मांस का प्रसंस्करण अर्जेंटीना का प्रमुख उद्योग है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में विभिन्न देश एवं खनिज संसाधन के संबंध में नीचे दिए गए सूची 1 सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ खनिज संसाधन है, इसे मिलान करना है। ब्राजील में लॉ एस्क हो जाएगा, ब्राजील में लॉ एस्क, बोल्विया में टीन, चिली में आपका हो जाएगा तांबा और वेनेजुएला में खनिज तेल, वेनेजुएला में खनिज तेल। आंसर हो जाएगा सी। दक्षिण अमेरिका में विविध प्रकार के खनिज के विशाल भंडार है। कहां पे? दक्षिण अमेरिका में। ब्राजील के लौह अयस्क भंडार विश्व के बड़े लौह अयस्क भंडार में से एक है। चिली विश्व में तांबे का प्रमुख उत्पादक है। चिली बोलेविया में बड़े पैमाने पर टीन का उत्पादन किया जाता है। वेनेजुएला और त्रिनाद में टोबैको द्वीप में खनिज तेल के विशाल भंडार है। त्रिनाद में तारकोल भी मिलता है, तारकोल। अगला है निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? तो दिया है कि दक्षिण अमेरिका के आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के बहुत बड़े भंडार है जिसका उपयोग खाद तथा उर्वरक बनाने में किया जाता है। दूसरा है कि पेरू के तट के पास गुआने द्वीप में संसार का सबसे अच्छा प्राकृतिक खाद के भंडार है। आंसर आपका दोनों जो है, दोनों का दोनों सही दिया हुआ है, दोनों का दोनों सत्य है। आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के बहुत बड़े भंडार है। खाद तथा उर्वरक बनाने के लिए नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। चिली का नाइट्रेट उत्पादक देश में प्रमुख स्थान है। चिली का नाइट्रेट उत्पादक में पेरू के तट के पास गुआने द्वीप में संसार की सबसे अच्छी प्राकृतिक खाद्य भंडार है गुआने द्वीप में। और बिना वर्षा वाले इन मरुस्थलीय द्वीप में बड़ी संख्या में गुआने पक्षी रहते हैं। बिना वर्षा वाले इन मरुस्थलीय द्वीप में बड़ी संख्या में गुआने पक्षी रहते हैं जिनका जीवन पूर्णतः मछली पर निर्भर करता है। और ऐसा अनुमान है कि ये पक्षी आसपास के सागर से हर साल लगभग 50 लाख टन मछलियां को खाते हैं। आसपास के लोग इन पक्षियों का मलमूत्र को विभिन्न फसल के लिए खाद के रूप में प्रयोग करते हैं और इस प्राकृतिक खाद में वो सभी तत्व हैं जो पौधे के विकास के लिए जरूरी हैं। दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में फजेंडा किसे कहते हैं? फजेंडा तो ब्राजील में कहवा के बागानों को कहते हैं फजेंडा। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील में कहवा के बागानों को फजेंडा कहते हैं। ब्राजील में कहवा के पौधे का रोपण बड़े बड़े खेतों में किया जाता है जिन्हें फजेंडा कहते हैं। कहवा के एक बड़े फजेंडा का क्षेत्रफल कई वर्ग किलोमीटर तक फैला होता है और इसमें 10 लाख तक कहवा के पेड़ लगे होते हैं। 10 लाख तक। एक बड़े फजेंडा में पेड़ों की देखभाल के लिए 3-4 हजार मजदूर की आवश्यकता होती है। कहवा अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऊंचे पठारों की ढलानों पर उगाया जाता है कहवा, जिसके लिए काफी वर्षा एवं ऊंचे तापमान की जरूरत होती है। काफी वर्षा और ऊंचे तापमान की। निम्नलिखित में किस बंदरगाह को विश्व में कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है सेंटोस। ब्राजील का सेंटोस विश्व स्तर पर कॉफी के निर्यात की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। सेंटोस कॉफी की दृष्टिकोण से, इसीलिए इसे कॉफी बंदरगाह भी कहते हैं सेंटोस को। ब्राजील का साओ पोलो दक्षिण अमेरिका में कॉफी के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। साओ पोलो दक्षिण अमेरिका में कॉफी के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ के अत्यधिक जनसंख्या दबाव को कम करने के लिए सेंटोस बंदरगाह का विकास किया जाता है। सेंटोस का साओ पोलो से सेंटोस तक चलने वाली रेल को कॉफी रेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉफी रेल, जिसका सबसे ज्यादा उपयोग कॉफी को ले जाने के लिए होता है। अब तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए महाद्वीप को देखते हैं, सॉरी महाद्वीप को। किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में कम वर्षा होती है और ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया पूरी दक्षिणी गोलार्ध में। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? दिया है कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया ये आपका मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांटती है, अर्थात यह ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। सही है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक विस्तृत पठार है। यह महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर फैला हुआ है। सही है।
ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी पठार और पूर्वी उच्च भूमि के मध्य विस्तृत निम्न भूमि प्रदेश है, ये भी सही है। यानी तीनों स्टेटमेंट आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को मुख्यतः 3 भौतिक भागों में बांटा गया है, पश्चिमी पठार, मध्यवर्ती निम्न भूमि, पूर्वी उच्च भूमि। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांटती है, मकर रेखा। अब ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार से संबंधित नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दिया है कि पश्चिमी पठार का अधिकतर भाग मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल है। यह स्टेटमेंट सही नहीं है। पश्चिमी मतलब सही नहीं है, आपको औसत से ढूंढना है, इसलिए सही नहीं है, बाकी ये सही है। पश्चिमी पठार का अधिकतर भाग मरुस्थल का अर्ध मरुस्थल, ये सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। पश्चिमी पठार का अधिकांश भाग सपाट है और छोटी छोटी झाड़ियां से ढका रहता है, ये भी आपका सही है। यह पठार एक नवीनतम पठार है, जिस कारण यहाँ पर खनिज संसाधन का अभाव। ये कथन गलत है, आपको गलत ही ढूंढना है, तो आंसर 3 हो जाएगा, केवल और केवल 3, आंसर सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार भारत के दक्कन के पठार की भांति पुरानी चट्टान से बना है, पुरानी चट्टान से। यहाँ अनेक खनिज के बड़े भंडार है। लौह अयस्क और सोना यहाँ के प्रमुख खनिज है, लौह अयस्क और सोना। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश उत्तर में कंपेट्रिया की खाड़ी से लेकर महाद्वीप को पार करता हुआ ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट तक फैला हुआ है। उसके बाद है, इस भाग में पर्याप्त वर्षा होती है, जिस कारण यहाँ कई नदियां के उद्गम स्रोत हैं। इसमें आपका केवल और ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश के बारे में केवल एक ही सही है, आंसर आपका 1 हो जाएगा, केवल एक ही सही है। दूसरा कथन गलत है, क्यों? देखिए, वर्षा की कमी के कारण निम्न भूमि का अधिकतर भाग बहुत ही शुष्क है, बहुत ही शुष्क। सौभाग्य से कुछ जल उत्स्रोत कूपों से मिल जाता है और ये कुएं बहुत गहरे खोदे जाते हैं। इन गहरे कूपों से पानी निरंतर और अपने आप बड़े वेग से बाहर निकलता रहता है। निम्नलिखित में कौन सी नदियां ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी हैं? ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी मर्रे और डार्लिंग है। मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है। ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर नदियां पूर्वी उच्च भूमि से निकलती हैं, और इन नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश से है। अब है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत किस देश में स्थित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर फैली हुई है। यह ऊंचे ऊंचे पठारों की लंबी पट्टी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित कोसिएस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है। कोसिएस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है। उत्तर में ये चौड़ी तथा कम ऊंची है, किंतु दक्षिण में ये संकरी और ऊंची है, दक्षिण में ऊंची और संकरी है। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? मर्रे एवं डार्लिंग नदियां के द्रोणियों या अपवाह क्षेत्र का संबंध मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश से है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश में आयर झील के चारों ओर का बहुत बड़ा भाग अंतः स्थलीय अपवाह क्षेत्र है, ये भी सही है, आंसर आपका दोनों हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में दोनों सही है। देखिए, निम्न भूमि प्रदेश में कुछ नदी द्रोणियां जिनमें मर्रे और डार्लिंग प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश के दक्षिणी भाग से होकर बहती है। निम्न भूमि प्रदेश से होकर बहने वाली सभी नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। इनमें से अधिकतर नदियां अतः स्थलीय झीलों में गिरती हैं, और इस प्रकार मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश में आयर झील के चारों ओर बहुत बड़ा भाग अंतः स्थलीय अपवाह क्षेत्र है, इसके चारों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है, ये प्रशांत महासागर में है। ग्रेट बैरियर रीफ ये प्रवाल भित्ति से निर्मित है, और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ प्रशांत महासागर की प्रवाल भित्ति है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। प्रशांत महासागर की एक प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नाम के अत्यंत छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजर के लगातार जमाव से होता है। प्रवाल का निर्माण, प्रवाल एक प्रकार का छोटे समुद्री जीव होते हैं जो समुद्र की तली से चिपके रहते हैं। प्रवाल उष्णकटिबंधीय समुद्रों के स्वच्छ और उथले जल में ही अच्छी तरह पनपते हैं। वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ का काफी तेजी के साथ क्षय हो रहा है, काफी तेजी से। नीचे दिए गए कथन एवं कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि कौन सही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया के भीतरी भाग में गर्म मरुस्थल की तरह जलवायु पाई जाती है, सही है। ऑस्ट्रेलिया के भीतरी भाग में गर्म मरुस्थल की तरह जलवायु पाई जाती है, सही है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी उच्च भूमि वर्षा कराने वाली पवनों के लिए रुकावट पैदा करती है, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ना, ए का सही व्याख्या भी करता है, सही है। ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग शुष्क है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में पवन समुद्र की ओर चलती है। परिणाम स्वरूप इन भागों में भारी वर्षा होती है। पूर्वी उच्च भूमि वर्षा कराने वाली इन पवनों के लिए रुकावट है, इसीलिए वर्षा पश्चिम की ओर बहुत कम होती है। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती और पश्चिमी भाग के बहुत बड़े क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम और बिल्कुल नहीं होती है।
ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भाग में बहुत बड़े क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो बहुत ही कम या कह सकते हैं बिल्कुल नहीं होती है। अतः ऑस्ट्रेलिया के विस्तृत भीतरी भाग में गर्म मरुस्थल की तरह जलवायु पाई जाती है। गर्म मरुस्थल की तरह जो जलवायु पाई जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां जो कि मर्रे एवं डार्लिंग नदियों की द्रोणी में फैली है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में घास भूमि दो प्रकार की है, एक है उष्ण कटिबंधीय और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि जो कि मर्रे एवं डार्लिंग नदी के द्रोणी में फैली है उन्हें डाउन्स कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास है ये डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से युग्म सुमेलित है? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला सामान्य वृक्ष यूकलिप्टस है। सामान्य वृक्ष यूकलिप्टस है, सुमेलित है। उष्ण कटिबंधीय घास भूमियां डाउन्स है, गलत है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य वनस्पति साल्टब्रुस है, ये सही है। 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। यूकलिप्टस ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला सामान्य वृक्ष है यूकलिप्टस और ये प्रायः गम यानी कि गोंद वृक्ष के नाम से पुकारा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय घास भूमियां उत्तर में फैली है तथा इन्हें सवाना कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सवाना कहते हैं। डाउन्स जो है डाउन्स ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है और दूसरा युग्म जो है आपका सही नहीं है, गलत है। ऑस्ट्रेलिया के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य वनस्पति साल्टब्रुस और मुल्गा है। ऑस्ट्रेलिया का जो अर्ध शुष्क क्षेत्र का मुख्य वनस्पति है वो साल्टब्रुस और मुल्गा है। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो दिया है कि विश्व में ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सही है। कालगुरली सोना खनन का एक प्रमुख क्षेत्र है, ये भी सही है। आंसर आपका दोनों सही है। कालगुरली जो है वो सोना खनन का एक प्रमुख क्षेत्र है और ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, दोनों सही है। अब है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा गया है? तो अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका आकार में बड़ा जरूर है लेकिन भौतिक दृष्टि से ज्यादा लाभ नहीं दे सकता है ना। लेकिन क्या है कि पृथ्वी के बारे में अत्यधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसीलिए इसे हम विज्ञान को समर्पित कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के बारे में हमको अधिक जानकारी यहाँ से मिलती है। साथ ही संसार का यही अकेला महाद्वीप है जो सदा बर्फ से ढका रहता है। कौन? तो आपका अंटार्कटिका हमेशा बर्फ से ढका रहता है और इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। श्वेत महाद्वीप कहते हैं। अब है अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन असत्य है? तो इस महाद्वीप में विश्व के सबसे बेहतर तटीय मैदान है, ये असत्य है। अंटार्कटिका लगभग 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है, सही है। क्वीन मॉन्ट पर्वत श्रेणी इसी महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। क्वीन मॉन्ट पर्वत, सही है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में कभी सूर्य अस्त नहीं होता है तथा शीत ऋतु में सूर्य उदय नहीं होता है। डी गलत है, बाकी सभी सही है, सभी सही है। अंटार्कटिका का अधिकतर भाग उबड़ खाबड़ पर्वतीय है। यहाँ का समुद्र तट खरे ढाल वाला है और यहाँ तटीय मैदान जो है नाम मात्र का भी नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी अंटार्कटिका महाद्वीप का मुख्य वनस्पति है? तो वो आपका एक तो आपका है लाइकेन और दूसरा मॉस। लाइकेन और मॉस जो है अंटार्कटिका महाद्वीप का मुख्य वनस्पति है। लाइकेन और मॉस अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य वनस्पति है। अंटार्कटिका का अधिकतर भाग ठंडा मरुस्थल है। यहाँ की थोड़ी सी वनस्पति बहुत कम जीव जंतु अपना गुजारा कर सकते हैं। यहाँ की थोड़ी सी वनस्पति पर बहुत कम जीव जंतु जो है अपना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के सागरों में जीव की बहुत तादाद है। पेंगुइन, समुद्री पक्षी तथा सील यहाँ की बड़ी संख्या में सागर में वेल भी पाई जाती है। सागर में वेल भी पाई जाती है। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का क्या नाम है? इसका नाम है दक्षिणी महासागर। इस बर्फीले महाद्वीप के चारों ओर से घेरने वाले महासागर का नाम दक्षिणी महासागर है। दक्षिणी महासागर यह एक ठंडा महासागर है, ठंडा है और इस महासागर के ऊपरी जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। इसका ऊपरी जल का। यहाँ की जलवायु बहुत ही कठोर है। संसार में सबसे कम तापमान -95 डिग्री सेल्सियस इस द्वीप में स्थित दक्षिण ध्रुव पर शीत ऋतु में अंकित किया गया है। ग्रीष्म ऋतु में भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है, ग्रीष्म ऋतु में भी। अब आपका ये क्लास 6 का जो था ज्योग्राफी फाइनली कंप्लीट हो गया। अब